बोलता हिंदुस्तान के तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त लेबनान और गाज़ा के हालात क्या हैं और ईरान के साथ दुनिया भर के जो देश खड़े हो रहे हैं, उनके साथ जो बातचीत का सिलसिला है वो कहाँ तक पहुँचा है और क्या कुछ इज़राइल में घट रहा है, कितना नुकसान हो रहा है इज़राइल को, क्या कुछ ताज़ा घटनाक्रम है? हमारे साथ अमरीश मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। अमरीश जी, क्या कुछ फिलहाल ताज़ा हालात हैं जो हमले हो रहे हैं हिज़्बुल्लाह की तरफ से और जो आईडीएफ में एक तरह से इन हमलों को लेकर जो डर पैदा हुआ है, वो क्या कुछ कह रहा है? क्या कुछ हालात नज़र आ रहे हैं? देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी कल रात और आज के बीच। करीब 40 से ऊपर, मतलब जो, क्योंकि मिलिट्री सेंसरशिप इजराइल ने लगा रखी है, लेबनान बॉर्डर पे 40 से ऊपर इजरायली सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हुए। उसमें 7 आईडीएफ ने कंफर्म किए कि 7 लोग मारे गए। बाकी लोगों की हालत ये है कि वो उनको हेलीकॉप्टर से ले जाया जा रहा है। कल रात से लेके अभी तक हेलीकॉप्टर लगातार लेबनान बॉर्डर से हाइफा हाइफा जहां पर मार की थी, और अभी जो बिमियानिम में, और एक जिस पे जी। बड़ा एक सब जगह हमने भी पूरा एक्सप्लेन किया था कि उसकी उसकी टेक्नोलॉजी क्या थी, किस तरह से। तो वो वहां पर हॉस्पिटल है, वहां पर वो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। तो कोई हॉस्पिटल इजराइल, मतलब आप सोचिए, लेबनान के बॉर्डर पे इजराइल में हॉस्पिटल्स हैं, बहुत डेवलप्ड नेशन है इजराइल, लेकिन वो हाइफा में ही ले जाना पड़ रहा है सोल्जर्स को। इसमें ऐसी क्या खास बात है? तो वो खास बात ये है कि हिजबुल्लाह ने जो कॉर्नेट रॉकेट्स हैं उनका बड़ा घातक इस्तेमाल किया है। और जैसे कि पिछली घटना में मैंने आपको बताया था कि इसराइल की जो सबसे सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम एरो 2, जो 50 किलोमीटर धरती से ऊपर मिसाइल रोक सकती है, लेकिन हिजबुल्लाह ने 80 किलोमीटर ऊपर मार दिया। ये मेन बात थी पिछली बार की जो हमारी आपकी बात हुई थी। जी। इसी वजह से जो 12 अक्टूबर को जिस तरीके से हाइफा में कई, मतलब सैकड़ों इजरायली सैनिक घायल हुए, कई मारे गए। यहाँ तक कि आईडीएफ चीफ के बारे में भी खबर आई थी कि वो शायद नहीं है, लेकिन वो अभी बाद में हुआ कि वो क्यों जिंदा है। अभी देखिए, वो तो हो गई एयर, एक एयर टेक्नोलॉजी की। अब आइए जमीन पे, मतलब जो थल सेना की लड़ाई की टेक्निक पे आइए। कैसे मरकबा टैंक्स को एरो जो ये एरो कह रहे हैं, जो कॉर्नेट रॉकेट है, वो कैसे भेद रहा है, कैसे छलनी कर रहा है, कैसे वो संभव होगा। उसके पहले आपको बता दें कि 3 जगह ये हुआ। एक देखिए, एक लेबनान में कौजा, रमिया और एत अल शाम, ये एक ट्रायंगल है, और ये एकदम इजराइल बॉर्डर पे, उसके मैप में आप देखिए तो आ जाएगा। उसके बाद उसके उसके पूर्व में, इस एरिया के पूर्व में जो दूसरा हिस्सा इजराइल से लगा है, वहां एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें उसैदा, अ, और ये उसैदा, मकाबा, और एक और एरिया है, वो एक लाइन, हाँ, रब थलथीन, वो एक लाइन में आते हैं। तो एक एक ट्रायंगल है और एक स्ट्रेट लाइन। तो जो ट्रायंगल है उसमें हिजबुल्लाह ने जो इजरायली फोर्सेस वहां से घुसने की कोशिश कर रही थी, उनको क्रेसेंट शेप बना के। अब क्रेसेंट शेप, ये देखिए, पुराना सलादीन की आर्मीज बनती थी, या उसके, अब ये आउटडेटेड हो गया है। लेकिन क्रेसेंट शेप में क्या होता है कि आप जैसे मून क्रेसेंट होता है, तो उस तरह से जो ईद का चांद होता है, तो उसके जो दोनों नोक, उसके जो दोनों नोक हैं वो ऐसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं ना। तो उस तरह के फॉर्मेशन में सेना, तो ये इसमें जाके एक ऐसे मुट्ठी बन जाता है, ऐसे करके दबा दिया, पूरा आउटफ्लैंक कर दिया इजरायली। और वहां पर इन लोगों ने मरकबा टैंक फंसा दिए। और वो असल में उसमें जो फ्लैंक्स हैं वो दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि वो एक बड़ा, आप सोचिए, बड़ा एक अर्धचंद्राकार बन गया। तो उसको घेर के इन लोगों ने इसराइलियों को मारा वहां पर। और वो जो स्ट्रेट लाइन थी वहां पर गुरिल्ला तरीके से मारा। तो यहाँ पर रेगुलर फॉर्मेशन में भी मारा, वहां पर गुरिल्ला। लोगों को ये समझना जरूरी है कि लेबनान गाजा नहीं है। गाजा में छोटे डिस्टेंस पे लड़ाई हो रही है, तो वहां संभव है। और वहां टनल्स हैं, यहाँ टनल्स नहीं। तो गाजा में हमास के फाइटर्स हाथ से एक्सप्लोजिव रख सकते हैं, क्योंकि वो 10 मीटर 5 मीटर दूर हैं। यहाँ पर लेबनान में एक तो टनल्स नहीं है उस तरह से, और दूसरी बात, लंबे डिस्टेंसेस हैं, 20-20 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर, इन डिस्टेंसेस से
सेनाएं दोनों तरफ से आ रही और भिड़ रही। तो इसका एक आप तस्वुर कीजिए। अब यहाँ पर जो सबसे खतरनाक बात हो रही है कि जो हिजबुल्लाह के पास कॉर्नेट रॉकेट है। अब ये कॉर्नेट रॉकेट क्या है? कॉर्नेट रॉकेट ये रशा के रॉकेट्स हैं जो ईरान ने मॉडिफाई किए और 2006 में हिजबुल्लाह ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। अब जो 2006 में एक बड़ा टैंक मैसाकर हुआ था जिसमें इजरायली फौजों ने घुसने की कोशिश की थी लेबनान में, 40 टैंकों ने, करीब 22 उसमें से जल गए थे। बहुत बड़ी वो घटना थी। उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ मैं आपको बताऊंगा। अब उसके बाद इसराइल ने लेकिन क्या किया? इसराइल ने 2006 के उस सदमे के बाद एक टेक्नोलॉजी इजाद की जिसको ट्रोफी सिस्टम कहते हैं। वो उन्होंने मरकवा टैंक में फिट की। ट्रोफी सिस्टम में क्या होता है कि 360 डिग्री जो क्रू है अंदर, उसको 360 डिग्री का पैनोरामिक व्यू मिलता है। एक तो ये। दूसरा, उसमें सेल्फ प्रोपेल्ड वो है, मतलब तोप के गोले हैं। यानी अगर वहां से कोई रॉकेट आया तो अपने आप उसको चीन के, जैसे जैसे एयर डिफेंस सिस्टम में होता है कि वो जो इंटरसेप्टर्स होते हैं, जो एरो 5 और एरो 2 फेल कर गया इनका, तो वैसे ही ट्रोफी सिस्टम है जो अगर जमीन से अगर किसी ने रॉकेट मारे, आकाश में जमीन से, तो वो उसको रोके, उसको इंटरसेप्ट करेगा। अब ये जब इसराइल के पास आ गया 2012 तक, उसके बाद समस्या आ गई कि अब वो एरो ये सॉरी जो कॉर्नेट रॉकेट्स हैं वो कैसे हिजबुल्लाह इस्तेमाल करे, क्योंकि अब तो इंटरसेप्शन की बात आ गई। तो पता है आपको हिजबुल्लाह ने क्या तोड़ निकाला? हिजबुल्लाह ने ये तोड़ निकाला कि जो रीलोडिंग होती है, यानी जो ट्रोफी सिस्टम है, उसमें एक रॉकेट को आपने इंटरसेप्ट करने के लिए एक अपनी तरफ से गोला अ, एक छोड़ा, अपने आप छूटा, उसको रीलोड करना पड़ता है दोबारा। और उस रीलोडिंग में 1.5 सेकंड का डिफरेंस होता है, 1.5 सेकंड का। तो हिजबुल्लाह ने और ईरान की मदद से एक नई टेक्नोलॉजी निकाली जिसको एटीजीएम कहते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। उसको थरल्ला सिस्टम भी कहते हैं। उस थरल्ला सिस्टम में क्या है कि वो जो कॉर्नेट रॉकेट है वो एक बार में नहीं, वो एक साथ दो रॉकेट छूटता। तो वो 1.5 सेकंड का एडवांटेज जो है वो खत्म हो गया वहां, क्योंकि एक रॉकेट तो इंटरसेप्ट हो जाएगा लेकिन दूसरा तो लग जाएगा ना। अब 1.5 सेकंड के, क्योंकि वो जो रॉकेट्स हैं वो मतलब 1.5 सेकंड मतलब 90 सेकंड। ये मतलब ये 1 नहीं सॉरी 1.5 सेकंड। तो मतलब उसमें आप सोचिए कि 49 उसमें आप मतलब 1 सेकंड के कम उसमें आप ये दोनों रॉकेट्स उस स्पीड से जाएंगे, एक इंटरसेप्ट हो जाएगा, दूसरा मार देगा। तो इस 1.5 सेकंड के अंतराल को एक्सप्लॉइट करके हिजबुल्लाह ने थर्मल सिस्टम इजाद किया, जिसमें एक साथ दो रॉकेट छूटते हैं, एक इंटरसेप्ट हो जाएगा, एक लगेगा। वो थर्मल सिस्टम केवल 2015 और 2022 में हिजबुल्लाह ने यूज किया था टेस्ट के लिए। उसको बड़े स्तर पे इस्तेमाल नहीं किया। इसराइल ये नहीं समझ रहा था कि अभी इस्तेमाल करेगा, और यही गेम चेंजर है। यही गेम चेंजर है। इसी की वजह से एक बड़े, और ये सेनाओं पे भी मारते हैं, और ये जो टैंक्स इतने भारी संख्या में, 2006 में भी एग्जैक्टली ये हुआ था। और एक आर्टिकल आया है क्रेडल में जिसमें यह आया है कि द इंसैनिटी ऑफ रेपुटेशन, कि कोई कितनी बार वही गलती बार बार दोहराएगा। इसराइल के संदर्भ में आए कि 2006 में टैंकों की कब्रगाह बन गया था लेबनान, और वही आज हो रहा है। फर्क यह है कि इसराइल के पास वो सिस्टम आ गया है जिससे वो इंटरसेप्ट कर सकता है जो रॉकेट जमीन से मारे जा रहे हैं, लेकिन उसमें रीलोडिंग में 1.5 सेकंड का डिफरेंस है, उसके पहले वो दूसरा रॉकेट छोड़ दे रहे हैं। या एक नहीं, मतलब एक साथ दो रॉकेट छोड़ना है, एक इंटरसेप्ट हो रहा है, एक लग रहा है। तो अब आप बताइए, इस लेवल की जब इतनी एक 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 इंच की दिमाग की लड़ाई हो रही है, ये दिमाग की लड़ाई है ना, और उस इस एक एक इंच की दिमाग की लड़ाई में इसराइल कैसे पीछे छूट रहा है। और ये आपको एक और मजेदार किस्सा बताएं कि जो कॉर्नेट रॉकेट का जिन्होंने इजाद किया था, रशियन एक साइंटिस्ट शिपुदनोव, उन्होंने 2006 में जब कॉर्नेट से टैंक मसाकर किया हिजबुल्लाह ने, तो उन्होंने सैयद हसन नसरल्लाह को एक केक भेजा था। बड़ा फेमस इंसिडेंट, एक केक भेजा उनको। उन्होंने कहा कि ये इस तरह का एक इतना लीथल इस्तेमाल मेरे इन्वेंशन का होगा, मुझे भी उम्मीद नहीं थी, और वो भी साम्राज्यवाद के खिलाफ, जायनिज्म के खिलाफ, ये उन्होंने कहा।
और आज देखिए उसका एक विकसित वर्जन सामने आ गया। तो ये देखिए आपके पहला जो आपने सवाल पूछा था जी। उसका जवाब। अमरीश जी, फिर फिलहाल मौजूदा वक्त पे हम अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स को अगर समझें तो लेबनान को लेकर और लेबनान में चल रहे इजराइल के इस ऑपरेशन को लेकर क्या स्थिति नजर आ रही है? ईरान कहाँ है? और इसके अलावा गल्फ कंट्रीज पे क्या कुछ हलचल है? कहीं कोई एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश हो भी पा रही है इजराइल के ऊपर, या कुछ मिलिट्री ऑपरेशन एक साथ कोई शुरू हो, ऐसी कोई उम्मीद या ऐसी कोई बात नजर आ रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि उल्टा हो रहा है। क्योंकि ईरान जो है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर 12 साल बाद इजिप्ट गए। ईरान और इजिप्ट में रिश्ते अच्छे नहीं थे। ईरान और टर्की में भी रिश्ते अच्छे नहीं थे। ईरान और टर्की में भी हाल में ही बातचीत शुरू हुई है और लगातार जारी है। और ईरान में आज आज इजिप्ट गए। तो ईरान की जो मतलब लेबनान की घटनाओं से सिंपथी मिली है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को। क्योंकि लेबनान में जिस तरह से नागरिक मारे जा रहे हैं वो तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं, और मतलब गाजा में भी जस्टिफाइड नहीं। गाजा में आप कत्लेआम कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं पश्चिमी पश्चिमी देशों के नजरिए से गाजा में फिर भी वो आग मूंद सकते हैं, लेबनान में आग नहीं मूंद सकते। क्योंकि लेबनान पे पहले फ्रांस का शासन था और 1943 तक। और आपने इधर देखा होगा कि मैक्रोन और नेतन्याहू की लड़ाई हो गई। मैक्रोन ने कहा कि हमें इजराइल को इस तरह हम अब आर्म सप्लाई नहीं करना चाहिए। और पूरे यूरोप में, क्योंकि फ्रांस ईयू का बहुत बड़ा एक बड़ा स्तंभ है, दूसरा जर्मनी है। जर्मनी ने कहा नहीं हम सप्लाई करेंगे, फ्रांस कह रहा है नहीं करेंगे। तो नेतन्याहू ने मैक्रोन को बुरा भला कहा, मैक्रोन ने नेतन्याहू को कहा, मैक्रोन ने नेतन्याहू से कहा कि ये मत भूलना कि तुम्हारा देश एक यूएनओ रेजोल्यूशन से क्रिएट हुआ है, ये तुम मत भूलना। तो नेतन्याहू ने कहा कि नहीं, मेरा देश यूएनओ रेजोल्यूशन से नहीं क्रिएट हुआ, मेरा देश हथियार के बल पे क्रिएट हुआ है। इस तरह की बातचीत चल रही है अंतर्राष्ट्रीय पर। सोचिए आप। और फ्रांस जैसे इंपॉर्टेंट नेटो जो फोर्स है उसकी सीधे तकरार हो रही है। अब अमेरिका इसमें इलेक्शन की वजह से, बहुत सारे और कारणों की वजह से बुरी तरह से फंसा हुआ है। और इस समय सबसे जो नेपथ्य में जिसकी भूमिका है वो अमेरिका की है। वो अभी या तो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है या तो फिर वो इलेक्शन तक बिल्कुल चुप हो गया। इजराइल की जो ईरान पे स्ट्राइक होनी थी वो हो नहीं रही। अब रोज खबर आती है कि आज कैबिनेट ने डिसाइड कर दिया, आज कैबिनेट ने डिसाइड कर दिया। वो उन डिसीजंस का क्या होता है, वो क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, इस बारे में कोई क्लैरिटी किसी को नहीं। दूसरी तरफ आज जो बड़ी घटना हुई कि जो कई जो आईडीएफ सोल्जर्स, करीब डेढ़ अभी 2 दिन पहले 150 आईडीएफ सोल्जर्स ने चिट्ठी लिख के रिजाइन किया था कि हम लेबनान नहीं जाएंगे। तो उनके ऊपर एक्शन हुआ, कोर्ट मार्शल वगैरह। आज उनके रिश्तेदारों ने आईडीएफ के कुछ एरियाज को घेर लिया इसराइल के अंदर, तेल अवीव के पास की घटना। और वहां पर झगड़ा हुआ, उनका वीडियो आया है। वहां पर सिविलियंस का, उसमें लोगों ने कहा कि जो तुम्हारे बड़बोले मंत्री हैं स्मोत्रिच और बेन गिवेर, इनसे कहो ना अपने बच्चों को भेजे लेबनान। ये यहां तक बात आ गई। तीसरी बात आपको बताएं कि ब्रिटेन जो है वो बिल्कुल ब्लाइंड सपोर्टर रहा है इसराइल का। और ब्रिटेन के जो मिनिस्टर हैं स्टारमर, जो अपने को लेफ्ट विंग कहते हैं लेकिन इजराइल के समर्थक हैं, उनका बयान आया है कि हम स्मोत्रिच और बेन गिवर जो सबसे ज्यादा इस तरह की भड़काऊ भाषा और नरसंहार वाली बातें करते हैं, इन पे हम सैंक्शन लगाएंगे। अब आप देखिए कि पूरा जो 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 पॉलिटिक्स है वो इस समय ईरान के फेवर में घूम गई है। ईरान पे अभी स्ट्राइक भी हो जाए, वो ईरान के ऑयल और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे स्ट्राइक वो नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने कोशिश की फिर उसका भयंकर अंजाम होगा। और अगर वहां नहीं की, अगर सामान स्ट्राइक की, तो फिर उसको कोई मतलब नहीं है। उसको तो ईरान पहले ही कह चुका है कि तुम जहां भी स्ट्राइक करोगे, अगर हमारी क्रिटिकल फैसिलिटीज पे तुमने स्ट्राइक किया तो फिर देखना, और अगर क्रिटिकल पे नहीं किया तो उसका मतलब तुम हारे गए हो। तो ये तो अभी ऐसी ये सिचुएशन पूरी बनी हुई है, ये ग्लोबल लेवल पे, कि पूरा पेंडुलम जो है वो ईरान के फेवर में स्विंग कर रहा है। और रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की भी साउथ कोरिया से टेंशन बढ़ रहा है। वहां भी ठीक।
अभी कई ब्लास्ट हुए हैं जो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच जो कई ब्रिजेस हैं वो नॉर्थ कोरिया ने ब्लास्ट किए और वो उनको तोड़ दिया। अब इसको लोग एक वॉर की तैयारी समझ रहे हैं कि अब आप सोचिए ये बात साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया तक, साउथ कोरिया इजराइल के साथ है, नॉर्थ कोरिया फिलिस्तीन के साथ है, हमास के साथ है, हिजबुल्लाह के साथ है, ईरान के साथ है। तो ये अच्छा चाइना चाइना की पोजीशन 10 की 10 मजबूत बनी हुई है, जो वो साथ है, ये रशिया और नॉर्थ कोरिया ईरान की। तो अब आप ये बताइए कि इस सिनारियो में आज की तारीख में तो एडवांटेज ईरान है और नेतन्याहू ठीक। पूरी तरह से बैकफुट पे। बहुत शुक्रिया अमरीश जी, बोलते हैं हिंदुस्तान को समय देने के लिए, महत्वपूर्ण मुद्दे पर और बहुत सटीक विश्लेषण करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।